आप सभी का स्वागत है हमारे इस कॉन्क्लेव में, हमारे बिहार प्रगति के पथ पर। और अब मंच पे हमने जिन दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है वो एनडीए सरकार के दो कद्दावर मंत्री हैं। जाहिर है दोनों के पास महत्वपूर्ण विभाग है। एक के पास है ग्रामीण विकास, यानी अगर हम बात करें बिहार की तो 80% लोग आज भी गांव में रहते हैं। और पथ निर्माण मंत्री जी हैं, उनसे हम जानेंगे कि रोड नेटवर्क के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार में कितनी प्रगति हुई है और अगले 5 साल का उनका लक्ष्य क्या है बिहार को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन नवीन जी, अशोक चौधरी जी और मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ इस परिचर्चा में है। तो शुरुआत नितिन नवीन जी मैं आपसे करूंगा। तो मैं आपको कई बार सुनता हूं, तो एक तो आप बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आपने कहा, जब आपसे पूछा गया कि साहब आपके यहाँ पुल क्यों गिरते हैं, तो आपने कहा साहब हम एक पॉलिसी लेके आए हैं क्योंकि पुलों की मेंटेनेंस की पहले कोई योजना आपके पास नहीं थी। तो सर हम पुल बनाते गए और हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इसकी मेंटेनेंस का क्या होगा या कितने समय में इसको मेंटेनेंस चाहिए। इतनी मतलब अब हमें लगा जब लगातार एक के बाद एक पुल गिरे तब जाके हमें समझ में आया। देखिए, केवल एक ब्रिज का विषय है अगवानी घाट, कई एक ब्रिजेज का नहीं है। और ब्रिज पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी, ये आज नहीं कि पहले ब्रिज गिरना शुरू हुआ तब पॉलिसी बनना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। एक चीज समझिए, बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार संभाला 2006 में 5 में, उस समय आप ब्रिजेज के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जो यहाँ का पुल निर्माण निगम था वो बंद पड़ा था। उस संस्था को पुनर्जीवित करते हुए मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से लेकर ब्रिजेज का, बिहार नदियों का राज्य है। यहाँ पर हर छोटे छोटे दूरी पे आपको एक कोई ना कोई नदी का धार या नदी की मेन चीजें रहती हैं। ऐसे सिचुएशन में ब्रिजेज की बहुत आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री जी ने उस कल्पना को आगे बढ़ाया और उस कल्पना के आधार पर चीजें बनी और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण से लेकर बड़े बड़े ब्रिजेज भी बने। अब जिन ब्रिजेज के अगवानी घाट की बात छोड़ते हैं, जो छोटे ब्रिज जो 50 साल पहले से बने हुए ब्रिज थे, छोटे छोटे पुलिया थे, उनका भी रख रखाव की बात आने लगी, क्योंकि आप 10-15 साल के बाद हर चीज का एक डिटोरिएशन होता है। अब महात्मा गांधी सेतु जो उस कालखंड में बना, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसको पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको दोबारा बिल्डअप किया और आज महात्मा गांधी सेतु 4 लेन आपका दिख रहा है। तो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की चर्चा रायपुर में रोड कांग्रेस की बैठक में हुई जब केंद्र सरकार ने शुरू किया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2021 के ही हम लोगों ने, जो बजटीय भाषण होता है, सरकार का संकल्प होता है, उसी में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के बनाने की काम शुरू हो गया था। अगवानी की बात आई 2022 में, इसलिए ऐसा नहीं कि पुल गिरना शुरू हुआ तब हम काम शुरू किए। और आज देश में बिहार पहला राज्य है जो अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया है, कहीं नहीं बना हुआ है। और आज हम चूंकि जानते हैं कि हमारे ब्रिजेज की स्थिति हमारे पास अधिक है, तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े। बिहार की जो रोड मेंटेनेंस पॉलिसी है ओपीआईएमसी की, वो भी अपने आप में कई राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी, निश्चित रहिए जब हम बड़े चीजों की योजना, हमको पुराने चीजों को भी मेंटेन रखना है। और पुरानी चीज जो आज से 40 साल पहले, आज आईटी दिल्ली और आईटी पटना एक एक ब्रिज का हेल्थ कार्ड बना रहा है। हम ब्रिज के पूरे हेल्थ कार्ड के साथ उसका हेल्थ इंडेक्स जब बनाएंगे तो उसमें क्यूआर कोड देंगे कि ये ब्रिज कब बना। आम आदमी भी क्यूआर कोड से उसका नंबरिंग देख सकता है कि ये ब्रिज कब बना, क्या हुआ और इसका आगे का मेंटेनेंस में क्या क्या काम होगा। तो इस प्रकार से पॉलिसी, और मेरा मानना है जहां कमियां आती हैं वहीं पे मौका मिलता है बेहतर करने का। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हो रही है इस मंच पे कि एक जो गांव के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और गांव तक डेवलपमेंट पहुंचाया कैसा जाए, तो वो सड़कों का मार्ग तैयार होगा तो गांव तक तरक्की पहुंच पाए। दोनों मंत्री साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, दबे पाँव नहीं, खुल के ही ये बोला जा रहा है कि गांव में तो आपने कुछ किया ही नहीं, गांव की हालत तो अभी भी खराब है और गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहरीकरण ज़्यादा हो गया। देखिए, आरोप लगाना और बात करना एक अलग है। व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा, अगर आप डेटा पे बात करिएगा तब समझ में आएगा कि व्हाट चेंज वी हैव डन इन लास्ट 20 इयर्स। हम 20 साल की जो हमारी जवाबदेही है एनडीए सरकार की, बिहार जिनके हाथ में 20 साल से है, तो हम डेटा पे बात करेंगे। कोई कुछ बोलेगा कि हाँ आप तो
कोई भी कुछ बोल सकता है। आजकल तो आरोप का दौर है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो आरोप का दौर में कोई भी और आप कम से कम सुर्खियों में हैं। आरोप का दौर है। ये बिहार जब नेता को मिला था तो दिस बिहार वाज ओनली 26,000 करोड़ बजट स्टेट। नाउ बिहार इज 3,18,000 करोड़ बजट स्टेट। सी द डिफरेंस। नोबडी हैज थॉट इवन दैट बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ जा सकता है। जो बिहार 26,000 करोड़ के पूरे बिहार का बजट था, वो एक मेरे शिक्षा विभाग का बजट है, मात्र शिक्षा विभाग का बजट है 26,000 करोड़ का आज। हाउ इट इज पॉसिबल? आप कहते हैं कि रोड सड़क बनाने ही ग्रामीण इलाकों में। जब नीतीश जी आए थे तो यहां 8,000 किलोमीटर सड़क थी, ओनली 8,000 किलोमीटर सड़क थी बिहार ग्रामीण सड़क का, जिसके विभाग के हम मंत्री हैं। और पीएमजीएसवाई से सड़क बनती थी। मुख्यमंत्री सड़क योजना नहीं थी बिहार में, नीतीश कुमार ने अपने बजट से इसका प्रावधान किया। और आज कितना है? अगले साल मार्च तक हम 1,45,000 किलोमीटर, 1,18,000 पर बैठे हैं। कहां से शुरू किए? मतलब आप कह रहे हैं 250 की आबादी तक सब जगह रोड पहुंच गई है आज। 100, 250 नहीं, वी आर मेकिंग 100। नीतीश कुमार ने नया प्लान दिया है, 100 की आबादी पर 12 सड़क, जो मुख्यमंत्री अवशेष योजना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उस पर इस साल के बजट से भी हम लोगों ने पैसा दिया। वी आर नॉट सेइंग कि हम पूरा 18,000 जो हमारा टोला है हम उसको कवर कर रहे हैं, बट वी आर स्टार्टेड डूइंग इट। सर डाटा की बात कर ले थोड़ा। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास जो डाटा है वो डाटा ये कहता है बिहार स्पेंड ओनली 3.7% ऑफ जीएसडीपी ऑन एजुकेशन, नेशनल एवरेज इज 4.3%। हेल्थ की मैं बात करूं, बिहार स्पेंड 1.6% ऑफ इज जीएसडीपी, नेशनल एवरेज इज 2.1%। आप तो बहुत नीचे हैं अभी भी एजुकेशन और हेल्थ की मैं बात करूं। हमारा पॉपुलेशन क्या है? एज यू नो, लिसन टू मी, यू हैव कम विद द जीएसडी डाटा। अब मेरा पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज माय पॉपुलेशन? पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व डेंसिटी आपकी सबसे ज्यादा है। हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? हमारे यहाँ परिस्थितियां क्या है? नीतीश कुमार को बिहार कैसा मिला? 118 नरसंहार का बिहार, पूरे तरह नक्सल से पूरा बिहार को घेरे हुए नक्सलिज्म, पूरे बिहार में नवादा क्या नाम है, जहानाबाद में जेल ब्रेक, जमुई में जेल ब्रेक, पूरा मध्य बिहार, चाहे आप रोहतास, आरा चले जाइए, गया चले जाइए, जहानाबाद चले जाइए, अरवल चले जाइए, पूरी तरह से नक्सलिज्म बैठा था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। जब बकरीद, ईद, दिवाली, होली हो, 20 साल में नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम के झगड़े के लिए पूरे प्रदेश में कहीं 144 लगाया, कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, कहीं अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा हुआ, कहीं नक्सल एक्टिविटी हुई। बताइए 20 साल में जिन परिस्थितियों का बिहार आपको मिला, नीतीश कुमार को तो ऐसा गाड़ी मिला जिस गाड़ी में न टायर है, न हॉर्न है, न उस गाड़ी में बैटरी है, न उस गाड़ी में हैंडल है चलाने के लिए गाड़ी को, और उस गाड़ी को आप कहे कि जाके रेस जीत जाइए। 2.5% नीतीश कुमार के समय विकास दर था बिहार का, 2.5% जब नीतीश जी को बिहार मिला। और आज क्या है? 10.4%। तो सर आपको 20 साल तो है ना? नहीं, आपके पास डबल इंजन की सरकार भी 20 तो है साल में हमने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर से बिहार चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैविंग सो मच ऑफ पॉपुलेशन एंड सो मच ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अरे आप ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हैं कि आपका जीएसडीपी इतना है? आपका इन विच सर्कमस्टांसेस वी हैव स्टार्टेड? एक बात जी। नहीं, सबसे बात अशोक जी ने जो हमारे बड़े भाई ने कहा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक डाटा से, ठीक है? हम कहां से चले उसका ग्रोथ रेट। ये गठबंधन में भी बड़े भाई हैं आपके? नहीं, हर दृष्टि से मेरे बड़े भाई हैं। इसलिए हम लोग जुड़वा भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं है गठबंधन में, जुड़वा भाई है। नहीं, इस गठबंधन में बड़ा भाई तो जेडीयू है ना? जुड़वा भाई है, परसेप्शन बदल लीजिए, वी आर जुड़वा भाई। बहुत क्लियर है कि हम जुड़वा हैं और या बड़े हैं छोटे हैं, परिवार अपने आप को संभाल रहा है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। दर्द होगी दूसरे को, जिनको इस पीड़ा में लोग रहते हैं कि बड़े भाई छोटे भाई या जुड़वा भाई सौतेले भाई बन जाए, तो वो सौतेले भाई अब नहीं बनने वाले, चिंता से मुक्त रहिए आप। दूसरा विषय जो आपने कहा, एक चीज हमेशा याद रखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप लोग डाटा लेके आते हैं, डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट दैट डाटा, वी हैव द कमिटमेंट की तो हम भी उस नेशनल एवरेज पे जाए, लेकिन हम कहां से चलें, ये कहां तक पहुंचे हैं, ये जो ग्रोथ है इसको आपको जरूर, जिन राज्यों से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन चीजों में आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस खुले, मात्र 2 मेडिकल, आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मात्र 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास 2 एम्स है, पहले किसी राज्य में, दोनों ही एनडीए की सरकार के समय का ही सौगात मिला। आखिर आप किसको जोड़ रहे हैं?
आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बड़े भाई ने कही, आप बताइए 8,000 से कोई 1,40,000 किलोमीटर पहुंच रहा है, उसको किस ग्रोथ रेट पे आप कैलकुलेट करेंगे? जहां से मिला जो जैसा चीजें, मैंने कहा पुल निर्माण निगम, ये निगम बोर्ड बना के पुराने माननीय हमारे जो अभी आजकल घूम रहे हैं युवा बन के, वो डिफंक कर चुके थे, बोर्ड निगम की सैलरी नहीं दे सकते थे। आज वो निगम दूसरे राज्यों में भी काम ले रहा है। ये है बिहार की यूएसपी। अरे सर, आपकी बात सब जगह सही है, आप दोनों लोग, वो प्रॉस्पेरिटी कहाँ है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम? फिर आप कहेंगे आबादी ज्यादा है। आ जाइए। 7,000 रुपया पर नीतीश कुमार ने पर कैपिटा इनकम उठाया था। 7,000। Let me finish. You have asked about per capita income. Let me explain it. You have also done the homework. We are also done our homework. सर, आपको तो सब कुछ पता है। आप नीतीश कुमार ने इस बिहार को 7,000 पर कैपिटा इनकम पर लिया था 2005 24 नवंबर, और आज पर कैपिटा इनकम जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है 66,000 रुपीज है 20 साल में। तो इज दैट नॉट कि वी आर नॉट वर्किंग ऑन पर कैपिटा इनकम? इज दैट सरकार जो है कैसे हम पर कैपिटा इनकम की तरफ आगे बढ़ें, और हम कैसे अपने जो आम है 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 46% नवंबर 2005, आज 16% लोग हैं। तो ये 30% लोग पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज कैसे हुआ? ये गरीबी रेखा से ऊपर कैसे आए जब हम काम नहीं कर रहे हैं? तो अरे मैं अशोक भैया, इसमें एक चीज आपको और बताइए, जैसे कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ता है? 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार का पर कैपिटा इनकम और आज 3,17,000 करोड़ का बिहार, उसका पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली यही ना ग्रोथ का मानक है। आप जो उसको पर कैपिटा, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज आप देखिए, केवल मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं जिस डिपार्टमेंट में देखता हूं, बिहार में 4 लाख करोड़ का काम केंद्र की योजना से चल रहा है। ये 4 लाख करोड़ के जो लेबर्स होंगे, जो इंप्लॉय होंगे, जो इंजीनियरिंग सेक्शन होगा, ये डेवलपमेंट का ग्रोथ का रेट यही पैमाना होता है कि कितना आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आया। आज 1,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करी हैं, हम लोगों ने उसको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा। आप कह रहे 1,86,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपके राज्य में आ चुका है, ग्राउंडेड हो चुका है? जी, एमओयू हो गया। एमओयू नहीं, ग्राउंडेड कितना हुआ सर? एमओयू तो 4 लाख करोड़ का हो जाता है। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम कहाँ से चले थे। क्या पहले बिहार कोई आना चाह रहा था क्या? हम खुद यहाँ से पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, समझे? ये वो बिहार था जहाँ बिहार के बाहर जाते तो आपको अपमानित कहा जाता कि बिहारी आ गया। आज वो नहीं है। आज बिहार के किसी देश के कोने में जाइए, बिहार के हमें पूछेगा कि आपके यहाँ मेरीन ड्राइव कैसे बना, आपके यहाँ डबल डेकर कैसे बना, आपके यहाँ बिजली कैसे घर तक पहुंचा दिया, आपके यहाँ आज छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे अस्पताल कैसे खुल गए। ये बिहार है। देखिए, बदलाव को प्रशांत किशोर और आरजेडी और कांग्रेस क्या बोलता है उससे मतलब मुझे नहीं है, न एनडीए सरकार को। आज जीविका की बहनें किसी राज्य में उठा लीजिए, 1,40,00,000 बहनों को जीविका के इस प्रकार से जोड़ा गया, उससे क्या पर कैपिटा इनकम में फायदा नहीं होने वाला है? आज हमारी बहनें 10-10 रुपया से कलेक्शन करके, सरकार ने 30-30 हजार रुपया उसमें रिवॉल्विंग मनी दिया, सरकार ने दिया हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और आप सोचिए कितने, करीब 1,40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में। तो मैं कि ग्रोथ की जो पैमाने हैं और जो लोग उस रूप में कैलकुलेट करते हैं, मैं तो देखा हूं कि बिहार में रोजगार के अवसर की बात, मुख्यमंत्री ने 11.5 लाख युवाओं को अगर रोजगार गवर्नमेंट में दिया है, हिम्मत किसी को चुनौती करता? तब ना मैं समझता कि गलत आंकड़ा है। 38 लाख प्राइवेट सेक्टर में दिया है, हिम्मत तो किसी को चुनौती करके देखे। आपके मंच पे भी कुछ लोग आएंगे, पूछिएगा कि डाटा क्यों नहीं चुनौती करते हो? चलिए, मैं थोड़ा सा इसको माहौल को रिलैक्स करता हूँ, क्योंकि डेटा खेला बहुत हो गया। रमेश के पास भी अच्छे डेटा, आप लोग भी डेटा पूरा याद करके आए। मेरे को थोड़ा सा अलग डेटा जानना है। माइक आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता को बताना चाह रहे हैं अब कोई रिस्क करके, जैसे आपने होमवर्क किया है। हम ये बताना चाहते हैं क्योंकि हम लोग जिस पार्टी से आते हैं कि हम तो अपनी अच्छा लग रहा है सर, ये कम से कम ये अगर आप कागजों में भी वो डेटा अगर लोगों के बीच में रख रहे हैं ना, तो चलिए डेटा के उस भारी शब्दों में भी जो है ना अच्छी चीज आ रही है। लेकिन मैं सरल इसमें लेके चलता हूं, क्योंकि देखिए मैं बिहार से हूं, मूलतः बिहार से हूं, तो इसलिए मैं बिहार की चीजों को जानता हूं, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र को अच्छे से जानता हूं, जहां से मखाना यहाँ के टेबल पे सबके पास रखा हुआ है। यहाँ मौजा पहन के भी मखाने के खेत में जाते हुए लोगों को देखकर आप लोगों ने राजनीति शुरू कर दी थी। नाम लेना आप लोग ले लीजिएगा, आप लोगों का काम है। तो मखाना के किसानों को लेकर भी कुछ पॉलिसीज वगैरह तैयार कर रहे थे, आप लोग बात तो कर रहे थे, लेकिन सर इस पॉलिसी मेकिंग में इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि आपने कहा ना 20 साल, डबल इंजन की सरकार, डबल एडवांटेज आप लोगों के पास है, फिर भी मखाना, क्योंकि अगर आप दिल्ली में 50 रुपए का एक पैकेट या कहीं 50 का पैकेट खरीदे, इतना सा मखाना आता है, और मखाना किसानों की हालत क्या है वो सब देख रहे हैं। तो क्या पॉलिसी मेकिंग में देरी हो गई समझ में आने में? नहीं, देखिए
ऐसा है कि ये बिहार जब हमारे पास आया था नेता के पास, तो 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, ठीक है। 2005 में इन्होंने बिहार को लिया। तो फर्स्ट व्हाट यू डू, आप लग्जरी ब्रांड का कपड़ा पहनिएगा कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिएगा। तो पहले तो उन्होंने मूलभूत संरचना बनाया कि जो बेसिक्स हमारा है वो मेरा करेक्ट हो। तो 700 मेगावाट बिजली की शुरुआत करके आज 8,800 मेगावाट बिजली पर डे बिहार खर्च कर रहा है। 8,800 मेगावाट, जस्ट थिंक ओवर इट, 700 पर डे मेगावाट एंड 8,800 मेगावाट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था, जो पुल था, जो हमारे गरीबों के, जो हमारे यहाँ फल था, सिस्टम था। अब आप देखिए, आप बोलते हैं कि आपने देर कैसे कर दिया। कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4, 4 कृषि रोड मैप हुआ। धान में हम डबल आए, मक्का में हम 2.5 गुना आए, सब्जी में हमने अपना उत्पादन दुगना किया, हमने एमएसपी दिया। पहला बार एनडीए की सरकार आई जिसने पैक्स के थ्रू सरकारी दाम पर धान खरीदना शुरू किया, फिर गेहूं किया, फिर अब दलहन शुरू किए। हम अपने आप को, मछली हमारे पास आता था क्या नाम है, आंध्रा से, मछली पे हम अपने आप को आत्मनिर्भर किए, अंडा पे हम अपने आप को आत्मनिर्भर किए। जो बिहार भारत सरकार की बीमारू श्रेणी में था, वो बिहार पिछले 5 साल से कृषि का सबसे बड़ा पुरस्कार, इस देश का कृषि क्रम पुरस्कार लेने का काम किया। जैविक खेती पर हम लोगों ने जोर दिया, हमने जैविक कॉरिडोर बनाया। उसके बाद हम लोगों ने मक्का के साथ साथ हम लोगों ने इस पर भी काम शुरू किया। नीतीश कुमार आज से 10 साल पहले कह रहे थे एथेनॉल लाइए, एथेनॉल के लिए इनिशिएटिव किए 15 साल पहले, लेकिन नहीं हो पाया उस समय एथेनॉल। अब तो है। शाहनवाज जी आए, भारत सरकार से बात हुई, एथेनॉल अब शुरू हुआ, लेकिन उसका फायदा हमको मिल रहा है। चीनी मिल का क्या हो गया? जो बिहार का चीनी मिल भी एक इंडस्ट्री का हिस्सा हुआ करता था, कटोरा था, वो उस पे कहाँ काम हो पाया? क्योंकि चीनी जो ईख का जो हमारा, क्योंकि जब किसानों पर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने लगा, जैसे अब आप कहिए कि हमारे यहाँ पूर्णिया में जूट होता था, जूट मिलें बंद हो गई, जूट का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, क्योंकि उसमें जो लेबर ओरिएंटेड जो जूट का प्रोडक्शन है, उसके जगह पर लोग मक्का लगाने लगे, उसके जगह पानी फल सिंघाड़ा लगाने लगे। कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है। तो अब उसके चक्कर में जूट का जो प्रोडक्शन कम हुआ, तो जूट की फैक्ट्री उसी तरह से ईख के प्रोडक्शन में। लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारी जो मिनिस्ट्री है वो उस पर हमेशा प्लान कर रही है। अभी जो हम लोगों ने, आपने कहा कि टाइम क्यों लग गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारी आई है अभी 1 मंथ बैक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हम नहीं समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि हम जिस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है कि जो आप जॉब करिएगा तो आपको हम जमीन भी फ्री देंगे, बिजली भी फ्री करेंगे, और आपको हम सब्सिडी भी देंगे, और हम जीएसटी भी माफ करेंगे। तो इट इज वो तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो लोग पैसा लगाएंगे भाई। कोई भी पैसा लगाने आएगा। नितिन जी, अशोक भैया ने ये पोजीशन में हमको आने के बाद आज हम ये कर पा रहे हैं। ये मैं जो कि आज जिस पोजीशन की बात, यहाँ तक पहले कोई रोड नहीं है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। कहीं पर अगर बिजली नहीं पहुंचेगी तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है? मैं भी गुजरात गया, आप लोग भी गुजरात गए, और भी कई महाराष्ट्र जाइए, जो भी इंडस्ट्री, हैदराबाद, सब ने अपने आप को मिनिमम कट ऑफ से पहले पार किया, तब इन्वेस्टमेंट आया, तब जाके लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट, ये सब अपने आप में एक ऐसा चीज रिलेटेड है कि जब तक उस वन विंडो सिस्टम हम लोग बोलते हैं, वन विंडो सिस्टम क्या है कि आपको वन डोर में उनको लैंड भी न जाए। बड़ा लैंड बैंक बनाया है सरकार ने, करीब 15,000 एकड़ से ऊपर लैंड बैंक बनाया है। अब जब हम लैंड बैंक बनाएंगे, हम बिजली देंगे, रोड देंगे, देन ओनली वी कैन थिंक फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इतनी लैंड दी तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क आपको नहीं मिला, इसका बड़ा दुख है। देखिए मखाना बोर्ड अलग है। नहीं, मखाना बोर्ड भी मिला, और हमको आमस में हमारा बड़ा सा वो, देखिए अभी केंद्र सरकार ने जो 7 टेक्सटाइल पार्क दिए, उसमें बिहार को मिलना था, वो नहीं मिला। नहीं, हम लोगों को आमस में, गया के पास आमल में एक बड़ा टेक्सटाइल का हमारा भारत सरकार फंडेड है, जिसमें राज्य सरकार के भी पैसा हम लोग प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं। हम लोगों का अभी नितिन जी ने बताया जो वो 1,60,000 लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का हमारा MOU साइन है। और हम लोग जिस लगातार हम बार बार कहते हैं कि ये जो 20 साल था, ये हमारी मूलभूत संरचना के विकास का था। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया नेशनल लेवल पर, स्टेट जो भी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल पे ये बिहार आया है। आप इमेजिन करिए, जस्ट हैव अ गो 20 इयर्स बैक कि यहाँ के डॉक्टर को किडनैप कर लिया जाता था, यहाँ के व्यापारी किडनैप कर लिए जाते थे, और सत्ता संरक्षण उसमें लोगों को संपोषित थे लोग।
तो कौन आता आपके पास? आपको एक परसेप्शन बनाने में, बिहार को ठीक करने में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप काम करते हैं कि तो आपको अशोक चौधरी साहब, आपको कब ये मन में आया कि यार मैं गलत, आप तो कांग्रेस पार्टी से थे, तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का तो बड़ा लंबा गठबंधन है, आपको कब ये अंदर से अंतरात्मा जागी कि यार ये तो मैं गलत पार्टी में हूं, ये लोग बिहार को पीछे ले जाएंगे, मुझे वापस जेडीयू में जाना चाहिए? क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं जंगलराज, उनके साथ तो आपका गठबंधन रहा और उस पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष रहे सर। अब ऐसा है, अब आप कहेंगे डोंट सी द पास बट लर्न नो नो नो, व्हाई शुड आई सी? आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप अगली बार ये कहेंगे मुझसे, आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ही आंसर कर, डोंट कॉर्नर मी प्लीज, नहीं, डोंट ट्राई टू कॉर्नर मी, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग योर पोजीशन सर, प्लीज, I don't get corner with the journalist. प्लीज सर, I don't get corner. आप प्रश्न भी आप ही करिएगा, जवाब भी आप ही नहीं, सर आप दीजिएगा. जवाब दीजिए। Don't do this with me, please. आपने जो कहा, आपका आखिर में कभी न कभी तो रियलाइजेशन हुआ. आप आए हैं, यहां बैठे हैं, आप कितनी कंपनी छोड़ के न्यूज नेशन में आए? Tell me, why you have left before that? Don't corner me. जिस दिन हमको ये एहसास हुआ कि नीतीश कुमार जी इज द अल्टीमेट लीडर ऑफ द स्टेट, मैं 360 किलोमीटर पैदल चला भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ, और जाके मैंने सोनिया जी को कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ ये पार्टी नहीं बढ़ सकती है, यू हैव टू हैव एन अलायंस विद नीतीश कुमार. और जब हमने महागठबंधन करने के लिए कहा, और उसके बाद भी हमने कहा माननीय नेता को कि नीतीश जी को आप, जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, कि आप इंडिपेंडेंट रहिए. एंड आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ सोनिया जी, क्योंकि मैं 4.5 साल इस पार्टी का अध्यक्ष रहा, लेकिन सोनिया जी मानी नहीं, वो लालू जी को छोड़ना नहीं चाहती. और आज भी आपके मंच पे कह के जा रहे हैं, जब तक कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के साथ इस प्रदेश में रहेगी, कांग्रेस का कुछ नहीं होना है. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट एक बार सवाल और भी हो गया, मैं नवीन जी के पास पूछना चाह रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस का जिक्र आपने अशोक जी थोड़ा इमोशनल भी हो गया. हाँ, इमोशनल भी हो गया, तो इसलिए मैं अशोक जी से ये वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है कल, और अभी आपने चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की थी, तो मैं कांग्रेस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूछ रहा था. इस वर्किंग कमेटी को यहां संयोजन करने से लगता है कांग्रेस वापस रिवाइव कर रही है. राहुल ने यात्रा की है, मैं मौजे पे इसलिए बोल रहा था. नितिन जी भी ही विल बी बेटर आंसर. अभी छत्तीसगढ़ में जस्ट चुनाव के पहले 23 में चुनाव था, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, और 23 के फरवरी महीने में पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति छत्तीसगढ़ में कराई गई. आपने सुना होगा, गुलाब की पंखुड़ियों पे प्रियंका जी और राहुल जी चल के गए, बहुत बड़ा न्यूज बना था. जनता देखती है कि आप किस समय क्या करते हैं. आपको बिहार में जिस समय भी मौका मिला आपने किया क्या? 10 साल मनमोहन सिंह चुप ही रह गए ना, और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार का, दोनों को निकाल लीजिए कि बिहार को किसने क्या दिया. क्या अधिकार है आपको बिहार में वोट मांगने का? जब 10 साल आपके प्रधानमंत्री जी रहे, आपने बिहार को क्या दिया, और पिछले 11 सालों में बिहार को क्या मिला, उस कंपैरिजन डाटा पर राष्ट्रीय कार्य समिति में कांग्रेस को चर्चा करना चाहिए. वही तमिलनाडु का मुख्यमंत्री गाली देता है बिहार के लोगों को, अपमानित करता है, वो व्यक्ति आकर राहुल गांधी के साथ घूमता है. तो क्या अधिकार, नैतिक अधिकार है आपको बिहार के लोगों से वोट मांगने का? और कांग्रेस क्या इस राष्ट्रीय कार्य समिति में क्षमा मांगेगी कि हम बिहारियों का जहां जहां अपमान किए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है? कोई नैतिक अधिकार नहीं है इनको राजनीति की दृष्टि से यहाँ पे आके कार्य समिति. लेकिन आज बिहार इस लेवल पे है कि आपकी राष्ट्रीय कार्य समिति भी करा सकता है. लेकिन आपके समय में बिहार में एक होटल भी मिलना मुश्किल था, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी राहुल गांधी जी आए, पूरा बिहार 16 दिन में घूम लिए. लालू जी और कांग्रेस का शासन होता तो एक जिला 16 दिन में नहीं घूम पाते. ये अंतर है बिहार का. लेकिन नितिन जी, मुझे ना आपकी एक पॉलिसी ने एक्साइटेड किया, हेम्प पॉलिसी. बिकॉज क्या है कि कंट्री में इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, बट आपने एक बड़ा पॉइंट ये लिया है. आपको लगता है अगर हेम्प जो है आप इसको सीरियसली ले तो ये बिहार के लिए गेम चेंजर बन सकता है? डेफिनेटली. मैं आपको बता रहूँगा कि पिछले ही सत्र में जब मैं पद निर्माण बना इस बार, तो मैंने उसको विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी के जब सहमति मिली तो मैंने उसको विधानसभा के संकल्प में डाला, राज्य के सरकार के संकल्प. मैं मानता हूं कि जब राज्य का ग्रोथ एक लेवल पे आ गया है तो यहां से हमको एक और बड़ी छलांग लगानी है. आज हम हैम प्रोजेक्ट के तहत अगर हम 16,000 करोड़ की योजना ले रहे हैं, 10,000 मुंगेर भागलपुर गंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द शिलान्यास करेंगे, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना को दीघा से कोइलवर का किया है, जो
6,500 करोड़ का है। अब आप कल्पना कीजिए कि 16,000 करोड़ में अगर सरकार को खुद का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता तो क्या राशि आती। अब हम हैम प्रोजेक्ट, और हैम ऐसा नहीं कि बिहार अभी इंट्रोड्यूस जरूर किया है, लेकिन देश में माननीय गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट के तहत कई राज्यों ने बहुत अडेप्ट किया है। हम लोगों ने भी आज की स्थिति को देखते हुए अब हम लोग भी उस लेवल पे आ गए हैं। आज हमारी केंद्र की भी योजनाएं चल रही हैं, तो हैम के तहत हम लोग 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, और आने वाले समय में हैम की पॉलिसी को हम लोग कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आने वाले अन्य डिपार्टमेंट भी, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे अन्य ग्रोथ के डिपार्टमेंट हो, वो लोग भी हैम के साथ आ रहे हैं। और चूंकि हम नोडल डिपार्टमेंट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसके लिए हम लोगों ने प्रोसीड किया है। अच्छा, चलिए मौजूदा परिस्थितियों पे थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि चर्चा में समय भी थोड़ा सा हमारे पास लिमिटेड रहेगा। आरोप आजकल बड़े बाजार में उछल रहे हैं, बार बार उछल रहे हैं चिपकने के लिए, और खास करके सत्ता में बैठे लोगों पर बार बार। अशोक जी, आप समझ रहे होंगे, तो ये इन आरोपों का जवाब कैसे दें और क्या कहा किया जाए इन आरोपों का? आरोप पर कोई एविडेंस हो। अब कुछ लोग चाहते हैं कि आरोप लगाए, दिस इज जस्ट लाइक अ हिट एंड रन केस। आरोप लगाएं, फिर उनका जवाब आए तो हम कुछ कहें। आरोप में कोई तथ्य हो, किसी के आरोप में, आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनी, कोई आरोप में तथ्य हो, कोई एविडेंस हो, कोई, तब तो उसका जवाब दिया जा सकता है ना, कि भाई इफ द पर्सन इज ट्रैप्ड, if the person is done something wrong, or if the person is involved. अब बिना किसी जो चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उसको आप सेंसेशनलाइज करके, संवेदनशील बना करके किसी के बारे में आप कह रहे हैं, उससे क्या मतलब है? बट सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई भी आके कोई बयान देते, बट आपके पार्टी के लोग, फॉर्मर मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब, आपके जेडीयू के प्रवक्ता, वो तो खुद कह रहे हैं कि साहब आप क्लीन आइए, आप रिबटल करिए। अगर आपको आज सिन्हा साहब आए थे, उन्होंने कहा कि साहब मानहानि का दावा करना चाहिए। कोई कैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की बात कह सकता है? कि मानहानि की चिंता जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके ऊपर है? पहले बताइए, जिसके ऊपर आरोप लगा उसके ऊपर ना मानहानि का है, उसका मान मर्दन हुआ ना, तो वो स्ट्रैटेजी बनाएगा ना। बिल्कुल, वो आप ही के लिए कह रहे थे। वो स्ट्रैटेजी बनाएगा ना, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ही विल मेक अ स्ट्रैटेजी ना, हाउ टू प्रोसीड अगेंस्ट दिस, हाउ टू गो अबाउट लीगली, हाउ टू कंडेम हिम। ही विल मेक अ स्ट्रैटेजी ना, पीपल आर वर्किंग ऑन इट। आप ये इस मंच से कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे? क्या ऐसे बैठे रह जाएंगे हम? पहले भी गए कोर्ट, उनको पहले भी हुआ है सम्मन, ऐसा थोड़ी है। इसके पहले भी इन्होंने आरोप लगाया, उसमें भी हम कोर्ट गए, डिफेमेशन सूट फाइल किए, उनको सम्मन हुआ है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कोई पर्सनल थोड़े ना है, उनके पास आधार है, इसलिए वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। कौन? वही जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। What is आरोप? तो ये तो आपको जवाब मांगना चाहिए ना। क्यों हम बोलेंगे कि आपके साथ किसी के साथ रिलेशन है? अब जवाब दीजिएगा, हाउ यू विल डिफेंड? तो फिर कोर्ट पहुंचने वाली टीम को क्यों तैयार कर रहे हैं? हम डिफेमेशन सूट फाइल करेंगे ना। अरे हम फाइल करेंगे ना, आपके कुछ भी कोई किसी पे बोल देगा। सर, ये आप जो आपका आप पे और आप सार्वजनिक जीवन में है, बिल्कुल। तो और हम दूसरा क्या है कि हमें नहीं, हम तो देखिए हमारा काम है पूछना। जब पार्टी के अंदर से ये स्टार्ट होने लग जाए, आपको क्वेश्चन करने लग जाए, आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाने लग जाए, तब तो आपको पब्लिकली आके बताना होगा। उसके लिए वही हम तो कह रहे हैं ना, देयर इज अ प्रोसेस, नो, देयर इज अ प्रोसेस कि उसको किस तरह से हम लीगली डिफेंड करेंगे अपने आप को। जो चीज में आरोप में दम नहीं है, वो कह रहे हैं। संजय जायसवाल जी ने उनसे प्रश्न पूछा, तो कह रहे हैं कि 4 टर्म के एमपी हैं, कह रहे हैं कि कुत्ता लोगों को भौंकने से हम जवाब नहीं देते हैं। व्हाई ही इज नॉट आंसरिंग टू इट? व्हाई ही इज नॉट रिस्पॉन्सिंग टू 7 क्वेश्चन ऑफ संजय जायसवाल? टेल मी। भाई आप एक व्यक्तित्व हैं, तो आप दोहरा चरित्र नहीं रखिएगा ना। आप एक के सवाल का जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो आपसे सवाल कर रहा है उसका जवाब में कह रहे हैं कि ये कुत्ता है, टुच्चा है। What is this? मतलब वो कह रहे हैं कि आप वो सिलेक्टिव अप्रोच लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली नो अप्रोच लेके मैं क्यों कह रहा हूं? आप देखिए ना भाई, संजय जायसवाल जी ने जो सवाल किया उसके ये 7 क्वेश्चन का कहां जवाब दे रहे हैं? एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि हम जो सवाल किए, जो बेसलेस है, उसका आप जवाब दीजिए।
और पार्टी में जो कुछ बुकर जो रमेश बाबू इशारा कर वो तो उनका ठीक है। उनको जवाब कैसे नहीं, देंगे? नहीं मेन प्रॉब्लम क्या नो सर? नो नहीं लेट मी चौधरी साहब दिक्कत हम जो कह रहे हैं वो ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, पब्लिक क्या सोच रही है। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी के अंदर जब इस तरह की नहीं, बातें क्यों नहीं? उठने लग जाए ये तो अच्छी फिर बात है आपके ना। लिए तो नहीं, क्यों? बेहतर- आपका तो चैन छिनना लाजमी है। क्यों चैन छीनेगा? कोई है ही नहीं। जिस चीज में वो तो उसका तो प्रॉपर जवाब दिया जाएगा ना, उसका तो प्रॉपर देयर इज एवरीथिंग हैज हिज ओन टाइम। इट इज नॉट दैट कि प्रशांत किशोर आर alleged against me for the first time. Earlier also he has done it. Earlier also I have filed a defamation suit against him. 18 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, 17 को इनको सम्मन हुआ है, फिर इन्होंने किया है, फिर इनके ऊपर फाइल होगा। ठीक है। नितिन नवीन जी, प्रशांत किशोर जी की बात करें, उनका ये कहना है कि उनसे किसी ने पूछा भाई फाइट किसके बीच में है, वो कहते हैं कि हमारे और एनडीए के बीच में फाइट है। उनका बस तो बना हुआ है भाई, चर्चा तो हर जगह ही है। आप उन्हें किस तरह से आंक रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, टेक्निकली देखा जाए, अगर वो वोट काटते हैं, जो अगर हम वोटर एनालिसिस भी करें, वो आपके वोट में ज्यादा सेंध लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से जो व्यक्ति बना हुआ है बाजार में, उसके जमीन में कितना ताकत है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। पर इस गलतफहमी से दूर आइएगा, ये फर्जीवाड़ा वाला जो खेल दिल्ली में चला, बिहार में नहीं चलने वाला है। और आप दम निश्चिंत रहिए, ये जो खेल खेलना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट और राजनीति दो चीज है। प्रबंधन करने का आप कौशल शुरू किए थे और आपको गलतफहमी है कि आप राजनीति भी उसी तरीके से करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, क्या पुनः जब आप बांट रहे हैं, आज ये बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोग क्या हम पर 75 आरोप लगा सकते हैं? कभी पूछिए उनसे कि ये एटीएम कार्ड क्यों बांट रहे हो जनता, गरीब जनता के बीच में, जो कभी एक्टिव नहीं होगा। आप कभी सुने थे कि एटीएम कार्ड रखिए और इसी एटीएम से आपको पैसा आएगा? कभी किसी ने सोचा होगा बिहार देश में? ये फर्जीवाड़ा वाला व्यक्ति से आप उम्मीद क्या करते हैं? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। आप बताइए कि बिहार के पिछले 20 साल का ग्रोथ रेट उनसे पूछिए क्या है। वो तो खुद इसके कभी कभी शागिर्द बने हुए थे और आज कह रहे हैं कि हम रहनुमा बनेंगे। और हम किनके किनके रहनुमा बन सकते हैं? जिस तरह का शब्दों का प्रयोग, क्या राजनीति में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है क्या उनके उस तरह के विचार रहेंगे कि हम एक 4 टर्म का सांसद जो एक डॉक्टर है, अपने आप में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लोकसभा का मुख्य सचेतक है, उसके बारे में वो शब्द? उनको क्या लग रहा है कि हर आदमी को वो पस्त करने वाले हैं? जनता पस्त करेगी ऐसे लोगों को जो ये शब्द का प्रयोग करते हैं ना। मैं बहुत, अरे हम लोग भी क्रेडिबिलिटी लेके काम कर रहे हैं। अगर वो तो कह रहे हैं कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उसकी पूरी कुंडली खोलूंगा। अरे सुनिए ना भैया, वो तो गलतफहमी में हम लोग नहीं है, ऐसे ऐसे कई लोग आएंगे फिर जाएंगे। मेरा एक चीज कहना है, ये जो लोग घूम रहे हैं, ये बिहार की चिंता कितना करते थे कभी देखिएगा। इनके पर्सनल इनका जो खेल सब है उसी पर जवाब दे देते ना। 24 में पार्टी का गठन की बात कर रहे हैं, 22 में हिसाब किताब शुरू कर दिए। नितिन जी, वैसे जो आपने कहा ना कि पर्सनल होके वो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार को भी लेकर तेजस्वी लगातार मुखर रह रहे हैं, वो भी तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कौन? नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी लगातार अटैक तो कर रहे हैं कि राजनीतिक मर्यादाएं अलग अलग होती हैं। मैं अभी भी मानता हूं राजनीतिक रूप से आप जो भी विरोध करते हैं मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन शब्दों की मर्यादा खत्म। जिस प्रकार से तेजस्वी के सभाओं में, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को गाली देना, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के शब्द, जनता नहीं देख रही है क्या? बिहार की जनता बराही चाय के दुकान से लेकर चौक चौराहे पर चर्चा करती है। ये गलतफहमी मत रही है कि मैनेजमेंट करने से चुनाव निकलता है। एक एक चौक चौराहे पर चर्चा होती है कौन किस रूप में जा रहा है। आज जो लोग लाठी पिलाने वाले लोग थे आज कलम फेंक रहे हैं। कलम का भी फेंकने वाले लोग को सजा मिलने वाली है, क्योंकि कलम का महत्व नहीं समझे। सरस्वती का प्रतीक होता है, इसको फेंका नहीं जाता है। तो अब सोचिए कि इनके सोच में क्या है। तो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर से हम क्या उम्मीद करेंगे? बिहार की जनता, हम अपने काम के बल पर जा रहे हैं और विकास का जो पैमाना, जो लकीर खींचा है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में, जनता उसके साथ है। ये चंद लोग के आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे प्रशांत किशोर आपके लिए कोई सीरियस कंटेंडर नहीं है, आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं सीधे सीधे? मैं 100% आपको इस बेटी पे कि हम अपने काम के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा काम निश्चित रूप से गरीब, महिला, किसान, युवा सबके बीच में है। और निश्चित रूप से हम उसके बल पर जनता के, हम हर 5 साल में जनता के बीच में गए। जनता ने हम लोग को मैंडेट दिया तब ना यहाँ बैठे हैं। कोई 20 साल में खाली एक बार रिन्यूअल हुआ क्या? हर 5 साल पर रिन्यूअल होता है। नीतीश जी, भीड़ तो उनकी सभाओं में भी दिख रही है और वो तो खुले मंच पे कह रहे हैं कि इसी बिहार में लाठी पिलावन रैली होती थी, इसी बिहार में महारैला होता था।
2004 में भी महारैला, 2003 में भी महारैला हुए। क्या हुआ महारैला का शक 2005 में? ये सब गलतफहमी मतलब भीड़ से अगर उसका आकलन होता, मेरे अटल जी नेता हैं, बड़ा स्पष्ट उनके भाषण को लोग कहते थे कि अटल जी के लिए लोग खूब आते थे, उन्हें सुनने आते थे। लेकिन अटल जी कहते थे कि नहीं, अभी हमको वोट लेने में समय लग रहा है, इसलिए गलतफहमी में मत रहिए कि भीड़ से कुछ होता है। ओके, चौधरी साहब, एक और डेटा आपके सामने। आपने शुरू में कहा डेटा पे बात करना, बिकॉज क्या ये आपके मिनिस्ट्री के अंदर आता है कि आपके पास संभावना कहाँ है? बिकॉज क्या नेपाल आपसे लगा हुआ है, बंगाल आपसे लगा हुआ है, यूपी आपसे लगा हुआ है, तो मार्केट बहुत बड़ा है अगर उस पर काम किया जाए। ये कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, एक्सपोर्ट की जो बात करता है। अब वो कहता है गुजरात 30.7%, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, बट हमें इस लक्ष्य को इसके आसपास तो दिखना होगा। महाराष्ट्र 18.3% एक्सपोर्ट्स में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, और बिहार केवल 1.4%। आपको लगता है ये 1.4% अगर बढ़ेगा तो वो जो आप पे आरोप लग रहे हैं ना कि सब माइग्रेशन हो रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, इसी को बढ़ा देंगे तो आप कितनी जॉब्स यही निकल जाएंगी? देखिए, एक पॉलिसी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिहार जो है डेडलॉक स्टेट है। बिल्कुल सही। न हमारे यहाँ बंदरगाह है, न हमारे यहाँ पोर्ट है। अभी हमको बिहटा में एक ड्राई पोर्ट मिला है, और जो भी सामान जिस स्टेट से एक्सपोर्ट होता है, सपोज दैट कि हमारे यहाँ से मक्का एक्सपोर्ट होता है और मक्का कलकत्ता से एक्सपोर्ट होता है, तो क्रेडिट कलकत्ता को मिलता है, और अगर मक्का यूपी से होता है तो वो क्रेडिट यूपी को मिलता है, हमको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये तो हमारे लिए बड़ा फेलियर है। बिल्कुल 100%। मतलब हमारा अगर जिसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, जो आप जिस बात को आपने बताया है, भारत सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और अगर वो ही क्रेडिट हमको मिलने लग जाए तो ये जो आपका 1.4 जो दिख रहा है ना, ये 5-7% हो जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी हो ये जाएगी। बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि सब हमारा मक्का, जितना मक्का है कलकत्ता जाता है, या फिर यूपी जाता है, या फिर हमारे जो भी सामान हमारे हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मखाना कर रहे हैं। तो मैं इसको सरल भाषा में अगर ऑडियंस को समझाऊं कि मतलब आपके मुताबिक बिहार सक्षम है, इन डेटों ने बिहार को असक्षम दिखा दिया है। नो, डेटा इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज वी आर वही नॉट तो हो गया, गेटिंग। सर, हम तो कर रहे हैं ना। हाँ, ये तो गवर्नमेंट का है। मतलब हम तो कर रहे हैं ना प्रोडक्शन, हम तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट दैट पॉलिसी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी इज which state is exporting, the credit goes to that state, and unfortunately we were not having a port here in Bihar। और इससे भी आगे और अभी हमें एक बिहटा में पोर्ट मिला है, जिससे कि हमने दुबई और सिंगापुर दोनों जगह हमने सब्जियां लगभग 300 केजी, और अभी हमारा दुबई जा रहा है, सब्जी भेज रहे हैं। तो अभी हमने इसको जो ड्राई पोर्ट है उससे भेजना शुरू इसमें ही अगर एक बात करें, जैसे मान लीजिए स्वीट कॉर्न है, मक्का, सर इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको यहीं बनाया जाए, तो मेक इन बिहार शुरू हो जाए, जो मेक इन इंडिया की बात हो रही, तो आपके लिए तो और विन विन सिचुएशन। अगले 5 साल में मैं आपसे पूछूंगा तो ये डाटा ऊपर होगा, आपको भी खुशी आएगी। नहीं, बिल्कुल। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो बात पर सरकार ऑलरेडी एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे काम कर रही है, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये आने वाला 5 साल, ये जो 5 years, कमिंग 5 years है, if things work out the way it is working out from last 20 years, it is going to be game changer. We are going to be in the double digit. ओके, एक रोहित, ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया सर? आप दोनों तो साथ ही बैठे हैं, तो इसमें तो नहीं, थोड़ा दर्द रहने दीजिए दूसरे को, तब ना कुछ दिन चर्चा। दर्द में आपके वाले भी दिख रहे हैं। नहीं, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। लोकसभा में भी लोग परेशान थे, आराम से सब चीज हुआ। एक चीज है, अभी भैया ने जो कहा, देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिहार के लिए, और जो लैंड बैंक की बात हमने थोड़ा सा बीच में छेड़ा, ये दोनों चीजें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। और जो आप करें, हम मक्का की बात कर ले, अपने लीची के प्रोडक्ट की बात कर ले, अपने आम के प्रोडक्ट की बात कर ले, मखाना, डेफिनेटली जो लैंड बैंक जिलों में बन रहे हैं, अब हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुलेगा। और ये जमीन के तो हम माने कुछ क्लस्टर्स हमें अगले आने वाले समय में मिलेंगे अलग। डेफिनेटली आपको हम बता रहे कि ऑलमोस्ट अभी करीब हमको तब 20 या 22 जिला हो चुका है जहां पर लैंड बैंक हम लोग 500 एकड़ 1000 एकड़ तक गए हैं। तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय में, जिस बात की चर्चा बड़े भाई कर रहे थे। और जहां तक गठबंधन के सीटों की चिंता है, चिंता मत कीजिए, 243। बट मेरी एक और चिंता है सर। क्या बताइए? वो चिंता ये है, आपने टारगेट इतने एम्बिशियस रखे, अब आप कह रहे हैं साहब आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे,
क्यों और नहीं मेरी रखें? चिंता इस बात की है, नहीं नहीं, मेरी चिंता इस बात की नहीं है, आप 1 करोड़ या 5 करोड़ भी दे सकते हैं। मेरी चिंता इस बात की है कि साहब सैलरी कहां से देंगे। आइए आइए आइए, अब आपने, मैं अभी बहुत अच्छा, अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको कहा, आप ध्यान नहीं दिए। 11.5 लाख सरकारी नौकरी, 38 लाख प्राइवेट सेक्टर, 50 लाख नौकरी जब हम 5 साल में दे सकते हैं, और हम जब अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान, अपने बाकी चीजों के साथ जा रहे हैं, और अगला 5 ईयर्स हम मान के चल रहे हैं कि वी आर गोइंग इन अ डिफरेंट मोड फॉर इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली हम 1 करोड़ तक जाएंगे। और रोड मैप नीतीश कुमार ने जब जब बनाया है, उस रोड मैप को फॉलो किया है। 38 जिला घूमे, एक एक जिलों का योजनाओं को लिया, एक एक योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी कराई, और कहते हैं लोग कि बुजुर्ग हो गए, अरे युवा होके घर में सोए हुए हो, ये 38 दिन में 38 जिला घूम लिए और जाके कैबिनेट करा के योजना 50,000 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत करा के टेंडर करा दिए। कौन है व्यक्ति भैया? युवा यहाँ से भी होता है, कुछ लोग युवा ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करने के बाद वो युवा आप यहाँ से युवा हैं। नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करके युवा बनते हैं। तो चलिए युवा भी, अगर युवा देखना है तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को देखो, उनको फॉलो करो, तब समझ में आएगा युवा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का नवीन जी, बहुत-बहुत अशोक जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया Thank you. कि आप इस चर्चा लोगों में ने- आने के और लिए। अच्छा रहा कि कम से कम बहुत सारी बातों को आपने स्पष्टता से रखा, आंकड़े से लेकर तमाम पहलू भी बता दिए कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी कैसे सेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बिहार इन 20 सालों में बहुत आगे पहुंचा है और आगे के लक्ष्य बड़े महत्वाकांक्षी है। जाहिर है जनता जनार्दन को यह तय करना है कि वो बिहार के सिंहासन में किसको बैठाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।